हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। नमस्कार, मैं राहुल शिवारे आपका बहुत स्वागत करता हूं महात्मा गांधी संस्थान के इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आपको विदित है कि पिछले वीडियोस में हमने बात की थी आपकी प्रारंभिक परीक्षा 2022 की, उसके परिणामों की, और हमने आशा भी की थी कि आप सब लोग मेंस लिखेंगे। और मैं फिर चाहूँगा कि आप सब अच्छे नंबर लाए हों, आप इस बार मेंस में बैठें। और उसी क्रम में जो मेंस के लिए बहुत ज़रूरी है आंसर राइटिंग, उस पर हमने कुछ वीडियोस बनाए हैं ताकि आप जान पाओ कि बेहतर उत्तर कैसे लिखा जाए। कल की क्लास में मैंने आपको पॉलिटी, जो मेरा सब्जेक्ट भी है, उसके 3 मार्कर वाली एक क्लास में आपको चीज़ें बताई थी, और आज उसी को आगे बढ़ाएंगे हम। जैसे कि कल हमने 10 3 मार्कर देख लिए थे, आज बाकी के 3 मार्कर और 5 मार्कर की बात करेंगे। चूँकि मैंने आपको कल ये बता दिया था कि 3 मार्कर, 5 मार्कर और 11 मार्कर तीनों की डिमांड जो है अलग अलग है, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल 3 मार्कर का ही है, क्योंकि 3 मार्कर 90 नंबर के होते हैं 300 में से, और उन 90 नंबर में से आप पूरे 90 नंबर ला सकते हो, वहाँ नंबर नहीं कटते अगर आपने सटीक लिखा है, जो फैक्ट हैं वो सही लिखे हैं, मतलब जो प्रॉपर मैनर होता है उसके अकॉर्डिंग आपने लिखा है तो नंबर नहीं कटते। 5 मार्कर 11 मार्कर में आप बहुत एफर्ट्स लगाओगे तो भी बहुत संभावना नहीं है कि 100% अंक पूरे मिलें। तो 3 मार्कर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको कैसे लिखते हैं कल हमने बताया था, आज आगे बात करेंगे। आज की क्लास में उन 5 मार्कर को सॉल्व करने के बाद 3 मार्कर को सॉल्व करने के बाद हम आएंगे 5 मार्कर में, और वहाँ मैं बताने का प्रयास करूँगा कि 5 मार्कर में हमें किन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं क्लास। देखिए, यहाँ तक हमने कर लिए थे। आपने अगर पुरानी वीडियो नहीं देखी है किसी कारण से तो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में पड़ी होगी, MGICS इंदौर नाम से जो यूट्यूब चैनल है हमारा। अगर हम इसके आगे बढ़ते हैं तो 3 मार्कर में जो अगला क्वेश्चन है वो है टैगोर के अनुसार सच्ची स्वतंत्रता क्या है ना। अब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये तो 11 मार्कर में लिखने लायक प्रश्न है, मतलब इतना महत्वपूर्ण आप इसे कह सकते हो, लेकिन कितने नंबर में पूछा है? 3 मार्कर में। और मजे की बात देखिए, हम पॉलिटी वाला पेपर डिस्कस कर रहे हैं जिसमें 8 थिंकर हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं है, ये 4 पेपर में एथिक्स वाले में है, लेकिन यहाँ पूछ लिया। तो कुछ बच्चे ये बोलते हैं कि यार ये तो आउट ऑफ सिलेबस चीज़ आ गई, रविन्द्रनाथ टैगोर तो थे ही नहीं पेपर सेकंड में। तो मैं ये कहूँगा ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, बस 2 दिन पहले आ गई, पेपर 4 में आती, उसकी जगह उन्होंने पेपर 2 में दे दी। अब देखिए, पूछा जा रहा है आपसे कि टैगोर के अनुसार सच्ची स्वतंत्रता क्या है। इस पर लिखने बहुत कुछ है, लेकिन अगर हमें इसे 3 मार्कर में लिखना है तो हमारी स्ट्रेटजी क्या हो, सबसे पहले बताना चाहिए कि ये कहाँ उल्लेखित है, उसका सबसे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो अगर हम इसके उत्तर को लिखें और 3 डायमेंशन में लिखें तो सबसे पहला उल्लेख होगा वर्णन, क्योंकि 3 मार्कर में कथा नहीं सुनानी होती है कि सच्ची स्वतंत्रता से आशय ये फलाना ठिकाना, नहीं। वर्णन किसमें है? द रिलीजन ऑफ मैन, द रिलीजन ऑफ मैन। ये PSC ने एक बार नॉर्मल भी पूछा था, ये रचना किसकी है, तो नॉर्मल फैक्चुअल पूछ लिया था कि द रिलीजन ऑफ मैन किसकी रचना है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर की है। इस किताब को जब हम पढ़ते हैं तो स्वतंत्रता पर उनके विचार मिलते हैं। तो पहला डायमेंशन हो गया वर्णन। हमें ये भी नहीं लिखना रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक में, क्यों? टैगोर साहब ऊपर लिखे हैं, नीचे उत्तर लिख रहे हैं। ये बड़ा फायदा हुआ है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उत्तर लिख रहे हैं, तो हमें कम से कम शब्द लिखना है, जो कि मैंने कल पूरी वीडियो में इस पर चर्चा भी की थी कि किन किन बातों का ध्यान रखते हैं 3 मार्कर लिखते समय। उस वीडियो में सारी चीजें थी। वर्णन हो गया। दूसरा क्या पूछा है? अर्थ बता दीजिए। अर्थ में क्या बताओगे, मतलब इसके आशय का मतलब क्या है, तो आप बताओगे भाई। भाई मतलब भौतिक के स्थान पर आंतरिक, आंतरिक मतलब आध्यात्मिक स्वतंत्रता।
एक लाइन में इतना आ जाता है। मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर ये कहते थे कि बाहरी स्वतंत्रता कोई स्वतंत्र थोड़ी है, स्वतंत्रता है आंतरिक, यानी आप अंतर मन से स्वतंत्र हो जाओ, है ना। उन्होंने कभी इस बात का विरोध नहीं किया कि आप अनावश्यक अंग्रेजों से लड़ो, मतलब उन्होंने कभी अंग्रेजों से लड़ने की या कपड़े जलाने की बात नहीं कही। उन्होंने बोला कि अगर आप बहिष्कार कर रहे हो अंग्रेजों का, अंग्रेजी वस्तुओं का, तो ये एक प्रकार से केवल क्या है, बर्बादी है संसाधनों की। वो स्वदेशी आंदोलनों के भी खिलाफ थे, क्योंकि ये कैसी स्वतंत्रता होती भाई, और वो किसके पक्ष में, आंतरिक। तो सच्ची स्वतंत्रता क्या है, आंतरिक स्वतंत्रता, यानी हम खुद को जान पाए कि हम में क्या बुराई है और क्या अच्छाई है, तब हम जाकर सभी बंधनों से मुक्त हो पाएंगे। और तीसरा बिंदु बता दीजिए, इसका आधार क्या होगा। ये अर्थ में ही दूसरा पॉइंट है कि इसका आधार क्या होगा, आत्म साक्षात्कार। ये हो गया 3 मार्कर। अब बताइए 11 मार्कर के क्वेश्चन को आपने 11 वर्ड में लिख दिया, तब जाकर पूरे नंबर मिलते हैं। आत्म साक्षात्कार करना, जिस व्यक्ति ने आत्म साक्षात्कार कर लिया वो सही अर्थों में सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त कर पाएगा, क्योंकि वो बाह्य जगत की नहीं, आंतरिक मन की स्वतंत्रता। जैसे एक अद्वैतवाद है ना, अद्वैतवाद का मतलब क्या होता है, दो नहीं एक। मतलब अगर हम समस्याओं को बाहर ढूंढेंगे तो दो हो जाएंगे, जबकि सब कुछ एक ही है। तो जो समस्या है उनको अपने भीतर ढूंढना अद्वैतवाद है। लगभग यही बात कौन कह रहे हैं, टैगोर साहब। ये सच्ची स्वतंत्रता है। तो 3 मार्कर में इतना लिखने पर पूरे नंबर मिल जाते हैं, क्योंकि डायमेंशन है सारे। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण द्वारा वर्णित लोकतंत्र के 5 स्तंभ कौन से हैं। मतलब लोकतंत्र में क्या क्या हो, है ना। लोकतंत्र के अलग अलग थ्योरी है, अलग अलग चीज़ें मानी जाती हैं। जैसे नॉर्मली लोकतंत्र में क्या क्या होता है, जनता होती है, राजनेता मतलब पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, सरकारें होती हैं, मीडिया होती है, ये सब लोकतंत्र में होते हैं, है ना। लोकतंत्र में मतलब कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, मीडिया, ये सब भी आती है। लेकिन ये तो लोकतंत्र की सामान्य सी कहानी है। हमें किसके अकॉर्डिंग देखनी है, हमें देखनी है जयप्रकाश नारायण के अकॉर्डिंग। तो सीधा उत्तर लिखेंगे इस पर। ऐसा उत्तर के लिए कॉलम बना होता है, 5 पूछिए। अब 5 में ही 3 लाइन पूरी हो जाएंगी। तो हमको ये नहीं बताना है कि निम्नलिखित क्या बोलते हैं स्तंभ, नहीं, सीधे 1 2 3 करके लिख सकते हो। जैसे कि नंबर पूछिए तो नंबर डालिए। वैसे हमको नंबरिंग नहीं करनी है मेंस में, लेकिन जहां पूछे 2 बताइए, 3 बताइए, 4 बताइए, तो फिर नंबरिंग करके ही बताना है कि देख लो भाई हमने 5 बता दिए। तो सबसे पहला क्या है, साधनों की पवित्रता। लोकतंत्र में साधन कैसे हो, पवित्र हो। जब क्लास में हम जयप्रकाश नारायण पढ़ेंगे तो हम आपको डिटेल में बता पाते हैं कि कैसे बाद में वो गांधीवादी हो गए। और गांधी जी हमेशा केवल साध्य की नहीं, साधनों की पवित्रता की बात करते थे। यानी जिन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो भी आप साधन अपना रहे हो वो भी पवित्र होने चाहिए। जबकि आप मार्क्स को पढ़ोगे तो उसने बोला साधन कैसे भी हो, साध्य अच्छा होना चाहिए। तो ये पहला तत्व हो गया। दूसरा होता है विकेंद्रीकरण। ठीक है। तीसरा होता है मानवीय मूल्यों की सर्वोच्चता, यानी मानव मूल्य सर्वोच्च हो। मानवीय मूल्यों की सर्वोच्चता। फोर्थ होता है दल विहीन लोकतंत्र, यानी लोकतंत्र में दल ना हो। और सबसे इंपॉर्टेंट है 5वां कि सामाजिक व आर्थिक रूपांतरण में जन सहयोग। यानी आप कोई भी बड़ा स्टेप ले रहे हो समाज में परिवर्तन के लिए, कोई आर्थिक परिवर्तन के लिए, समाज में परिवर्तन, जातिवाद को खत्म करने के लिए बड़ा स्टेप ले रहे हो, आर्थिक रूपांतरण, उद्योग धंधे या रोजगार के लिए बहुत बड़ा स्टेप ले रहे हो, है ना। तो इन सब में जनता की शक्ति का प्रयोग। अब इतना बड़ा शब्द तो नहीं लिख सकते, जनता की शक्ति के प्रयोग की जगह पर जन सहयोग। ये 5 बिंदु आप लिखते आपको पूरे नंबर मिलते। अधिकतर ये चीज़ें किताबों में नहीं है, नॉर्मली जो किताबें हैं, लेकिन अगर आप गहराई से पढ़ते हो इन चीज़ों को तो चीज़ें सारी मिलती हैं। तो ये हो गया 5 स्तंभ 3 मार्कर में।
फिर फैक्चुअल है, जैसे इससे पहले वाला फैक्चुअल है, ये भी फैक्चुअल है। क्या पूछा जा रहा है, नवीन लोक प्रबंधन के 3 ई क्या है, मतलब इसमें 3 ई क्या है ना। तो हमें बिल्कुल बताने की आवश्यकता नहीं है कि नवीन लोक प्रबंधन क्या होता है। 5 मार्कर में होता, 11 मार्कर में होता तो बताते, 3 ई बताना है हमको। और मैंने बताया 3 पूछा है तो 3 नंबर डालेंगे। पहला ई होता है इकोनॉमी। आप इंग्लिश में केवल मत लिखना, आप हिंदी मीडियम के छात्र हो अगर तो आपको बताना है मित व्ययता, कि नवलोक प्रबंधन का सीधा सा मतलब होता है कि प्राइवेट सेक्टर में जो मैनेजमेंट टेक्निक है उनको आप सरकारी क्षेत्र में लाओ। तो उसमें एक होता है कि कम से कम खर्च में कैसे ज़्यादा रिजल्ट प्राप्त करें, तो इसको बोलते हैं इकोनॉमी यानी मितव्ययता। दूसरा है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब होता है दक्षता। हिंदी मीडियम वाले बच्चे दोनों बात लिखेंगे क्योंकि 3 ई दिखाना है, 1 ही हो गया 2 हो गया। इंग्लिश मीडियम वाले केवल इतना लिख देंगे तो भी उनके लिए सफिशिएंट है। और तीसरा होता है इफेक्टिवनेस। इसका मतलब होता है प्रभावपूर्णता, यानी जिसके प्रभाव प्राप्त हो, प्रभावों से युक्त हो। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो ये वो 3 ई हैं जो लोक प्रबंधन के अंतर्गत प्रयोग की जाती हैं, नव लोक प्रबंधन के, सॉरी। तो ये हो गया आंसर। अब इसमें नंबर करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, जो फैक्ट पूछा है हमने बता दिया। फिर पूछा है मैक्स वेबर द्वारा वर्णित प्राधिकारों। प्राधिकार का मतलब होता है सत्ता। सत्ता को इंग्लिश में अथॉरिटी बोलते हैं और सत्ता को ही प्राधिकारी बोलते हैं ना। तो सत्ता जो होती है उसके कई सारे प्रकार होते हैं, लेकिन मैक्स वेबर ने कौन कौन से माने। अच्छी बात है कि मैक्स वेबर ने 3 माने हैं और 3 मार्कर है, तीनों का नाम लिख सकते हैं। जैसे कि पहला क्या हो जाएगा, एक होती है परंपरागत सत्ता। परंपरागत सत्ता, आप चाहो तो एग्जाम्पल भी दे सकते हो। परंपरागत मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी लोग मानते आ रहे हैं। जैसे आपने वेटिकन सिटी सुना होगा, वेटिकन सिटी में पोप की सत्ता है। पोप सबसे ईसाई समुदाय में सबसे ज्यादा मानने जाने वाला व्यक्ति है पोप, है ना, जो वेटिकन सिटी में है। तो उसकी सत्ता कैसी है, परंपरागत है। एक पीढ़ी ने मानी, अगली पीढ़ी मानेगी, अगली पीढ़ी मानेगी। तो जैसे क्या लिख दोगे आप, जैसे पोप की सत्ता। कोई लिख सकता है सऊदी के शाहों की सत्ता। सऊदी अरब में शाह होते हैं, शासन के प्रमुख, उनकी सत्ता। कोई चुनाव थोड़ी होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहे हैं, लोग मान रहे हैं, तो इसको बोलते हैं परंपरागत सत्ता। दूसरी होती है करिश्माई सत्ता। मैक्स वेबर कहते हैं कि जब किसी समाज पर गंभीर संकट उत्पन्न होता है तो फिर कोई एक लीडर खड़ा होता है, वो एक चमत्कार की तरह आता है और पूरे सिस्टम को बदल देता है ना। उसे बोलते हैं करिश्माई सत्ता। जैसे महात्मा गांधी। अब महात्मा गांधी ने कोई चुनाव थोड़ी लड़ा था, वो तो लोकप्रिय हो गए, चमत्कारी व्यक्तित्व था, उनके साथ पूरा इंडिया चल दिया। आखिर में क्वाइट इंडिया मूवमेंट चला, देश को आज़ादी मिली, बड़ा रोल गांधी जी का था। महात्मा गांधी, आप हिटलर की कह सकते हो, हिटलर की सत्ता भी कैसी थी, चमत्कारिक करिश्माई सत्ता थी। नेल्सन मंडेला की करिश्माई चमत्कारिक सत्ता थी, है ना। तो दूसरा रूप ये बताया उन्होंने। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है वैधानिक सत्ता, जिसको संविधान और विधि की शक्ति प्राप्त होती है। और यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप जिन तैयारियों के माध्यम से पहुंचोगे आपको वैधानिक सत्ता प्राप्त होगी। जैसे नौकरशाही, है ना, आप लोक सेवक बनोगे, नौकरशाह नहीं बनोगे। लेकिन लोक सेवक के तौर पर अगर आप में संवेदनशीलता नहीं होगी, मानवीय मूल्य नहीं होंगे, आप समय पर अपने काम नहीं करोगे, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करोगे, तो फिर आपको नौकरशाह कहा जाएगा। तो आप लोक सेवक बनिएगा, नौकरशाह मत बनिएगा। लेकिन टेक्निकली नौकरशाह ही बोलते हैं, है ना। तो ये 3 हो गए। आप तीनों नाम, अगर आप इनके नाम भी लिख दोगे तो भी पूरे नंबर मिलेंगे। एग्जाम्पल बता दोगे तो चेक करने वाले को और खुशी होगी कि यार समझ गहरी है, सारी चीजें बता पाता है। आखिरी 3 मार्कर है आदेश की एकता। आदेश की एकता का विचार क्या है ना। आदेश की एकता का मतलब क्या है, जैसे कि आप डेप्यूटी कलेक्टर हैं और आपके नीचे कई सारे तहसीलदार और नायब तहसीलदार काम कर रहे हैं। वो
आपके आदेश का पालन करेंगे, है ना। तो इसमें क्या होगी, एक जो जूनियर होता है वो एक ही सीनियर से अगर आदेश ले तो इसको आदेश की एकता बोलते हैं ना। अब इसे हम 3 मार्कर में कैसे लिखेंगे, तो देखिए सबसे पहला बिंदु आप इसमें क्या बता दोगे, सबसे पहला बिंदु आप बताओगे आदेश की एकता में लोक प्रशासन का महत्वपूर्ण सिद्धांत, क्योंकि ये यहीं से इसी सब्जेक्ट से आया है। लोक प्रशासन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत। पद सोपान पूछ ले और भी कई सारे जितने भी सिलेबस में लिखे हैं पूछ ले, पहली लाइन यही आएगी लोक प्रशासन का महत्वपूर्ण सिद्धांत है ना। अब इसमें अर्थ बता दीजिए, दूसरे डायमेंशन में बता दीजिए इसका अर्थ क्या होता है। एक अधीनस्थ को एक वरिष्ठ से आदेश प्राप्त होना। ठीक है, आप अगर जूनियर हो तो आप आपके सीनियर से ऑर्डर लोगे, उसके आदेश का पालन करोगे। कोई आपका सबऑर्डिनेट है, अधीनस्थ है, तो वो आपके आदेश का पालन करेगा। इसको बोलते हैं आदेश की एकता। और तीसरा बता दीजिए इसका महत्व क्या है। 3 डायमेंशन हो जाएंगे। सबसे बड़ा महत्व है इससे उत्तरदायित्व सुनिश्चित होता है। उत्तरदायित्व एवं जवाबदेहिता सुनिश्चित होती है। और भी बहुत सारे महत्व हैं, जैसे कार्यों में विलंब कम होता है, निर्णय जल्दी ले लिए जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज तय होती हैं, ड्यूटीज तय होती हैं वगैरह वगैरह। लेकिन 3 मार्कर 3 डायमेंशन पूरे नंबर मिलेंगे। तो ये आपके 5 मार्कर थे। उम्मीद है आप इस बात को समझ पाए होंगे कि कम से कम शब्दों में भी बहुत अच्छा लिखा जा सकता है, कम से कम जगह में भी बहुत अच्छा लिखा जा सकता है अगर लगातार प्रैक्टिस की जाए, फंडामेंटल हमारे क्लियर हो। तो चाहे फिर वो पॉलिटी हो, एथिक्स हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, एमपी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फंडामेंटल क्लियर है तो हम कर पाएंगे। तो ये हो गए हमारे क्या 3 मार्कर। 10 मैंने आपको कल बता दिए थे। अब पेपर चूंकि बहुत बड़ा है, लेंथी है और हम डिस्कस भी कर रहे हैं तो समय और लगता है, इसलिए सारी चीज़ तो एक साथ नहीं होगी। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हमने कल 10 3 मार्कर कर लिए थे, आज 5 3 मार्कर कर लिए। कोशिश करेंगे कि हम 4 से 5 मार्कर कर पाएं और 5 मार्कर की टेक्निक अलग होगी। अब देखिए इस प्रश्न पत्र में 10 लघु उत्तरीय प्रश्न है, मतलब इनको लघु उत्तरीय बोलते हैं और 50 शब्दों में लिखने होते हैं, याद रखिएगा। सबसे पहली बात 5 मार्कर में आपको जो माइंडसेट तय करना है वो ये है कि आपके पास शब्द कितने हैं, 50 से आप 55 लिख लोगे, दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत ये है कि आपको जो जगह मिलती है, हालांकि इन्होंने 5-6 पंक्तियां लिखी हैं, लगभग 8-9 लाइन होती हैं। कुछ इस प्रकार का आपकी कॉपी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतनी लाइन होती हैं और मेरे हिसाब से हमें लाइन से बाहर लिखने की आवश्यकता नहीं है। 8 से 9 लाइन मिली है, आप उतने में लिखिए, बढ़िया लिख जाएगा। कम से कम लिखिए, मतलब हमको निचोड़ लिखना है। 5 मार्कर जो है, 3 मार्कर में समझ और आपकी नॉलेज का टेस्ट हो गया, आपके फैक्चुअल नॉलेज का, आपकी टेक्निक्स का। 5 मार्कर में आप किसी बड़े से बड़े प्रश्न को निचोड़ किस तरीके से लाते हो उसका प्रदर्शन होता है, उसकी अभिव्यक्ति होती है, उस आधार पर आपका मूल्यांकन होता है। और अभी हम 11 मार्कर की बात करेंगे तो फिर वहाँ आपकी जानकारी होती, वहाँ पता लगाया जाता है कि आपको संपूर्ण कैसे लिखना आता है। वहाँ पर आपके पास 2 पेज होते हैं, आपको बहुत कुछ आता है, आप उसमें मूल्यांकन, कारण, उद्देश्य, प्रभाव सब डाल सकते हो। तो वहाँ पर आप विस्तृत तौर पर लिखते हो या निचोड़ तौर पर लिखते हो। जैसे कि अब देखिए 5 मार्कर में 2-3 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात, हमें 50 शब्द हैं तो ठीक है, 50 की जगह 55 शब्द लिख दो, 45 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लाइन 8 से 9 है, इसके बाहर नहीं लिखना है और ये पूरी भर जाए, ये भी अच्छी बात है ना। तीसरा, बच्चे एक गलती क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन के नाम पर प्रेजेंटेशन करना बहुत अच्छी बात है। 5 मार्कर 11 मार्कर में, 11 मार्कर में तो प्रेजेंटेशन के ही नंबर मिलेंगे। लेकिन आपसे उन्होंने कोई कमेंट पूछा है, टिप्पणी पूछी है, कोई नॉर्मल सी चीज पूछी है जो आपको 7-8 लाइन लिखने में वैसी कठिनाई आ रही है और वहां पर आप फूल पत्ती बना रहे हो, वहां पर आप अनावश्यक त्रिभुज चतुर्भुज बना रहे हो, तो उससे क्या होगा, आपका स्पेस खराब होगा। हाँ,
आप ज्योग्राफी पे लिख रहे हो, आप एमपी पे लिख रहे हो, मैप बनाना है साइड मैप बनाइए, लेकिन अनावश्यक उन 8-9 लाइन में, जैसे कोई व्यक्ति क्या करता है, कारण पूछे हैं, ऐसा गोला बनाया, 1 2 3 4 5 6 कारण, आपको 1 या 1.5 नंबर मिलेगा, क्योंकि आप सिनॉप्सिस फॉर्म में लिख रहे हो। अरे उसको प्रॉपर तरीके से लिखिए, उन लाइनों का यूटिलाइज करिए। तो ये बात ध्यान रखनी है कि प्रेजेंटेशन करना है, लेकिन अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ क्वेश्चन, अनावश्यक नहीं करना है ना। दूसरा, वर्ड लिमिट ध्यान रखनी है, लाइन्स याद रखनी है। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात, 5 मार्कर में वो चेक करेगा कि आप प्रश्न के अनुसार कितना लिखते हो। वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि संविधान संशोधनों के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के लिए उठाए गए कदमों का वर्णन कीजिए। यानी संविधान संशोधन के द्वारा सामाजिक क्षेत्र में कौन से कदम उठाए गए, चेंजेस लाने के लिए, परिवर्तन लाने के लिए, और आर्थिक क्षेत्र में। हमारा माइंडसेट क्लियर है, 7 8 9 लाइन है, उससे ज्यादा नहीं है। अनावश्यक कहानी लिखने की आवश्यकता नहीं है। सीधा क्या लिखेंगे, अगर हम बात करें, इसको सॉल्व करें, तो सीधी एक लाइन में तो हमें बता देंगे। पहली लाइन जो हमारा इंट्रोडक्शन जैसी होगी कि संविधान संशोधन द्वारा सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के लिए व्यापक कदम उठाए गए। एक ही लाइन में इतना, मैंने बताया ना, लाइन अच्छी खासी चौड़ी लाइन होती है, मतलब उसकी विड्थ अच्छी खासी होती है। आप एक लाइन में इतना लिख सकते हो। आप वो कॉपी लेकर बैठोगे, आप देखोगे कि संविधान संशोधनों के माध्यम से सामाजिक आर्थिक परिवर्तन हेतु व्यापक कदम उठाए, एक लाइन में आ गया। अब कम से कम 3 कदम बता दो सामाजिक क्षेत्र में और 3 बता दो आर्थिक क्षेत्र में, आपका 5 मार्कर हो गया, है ना। एक लाइन बचेगी तो महत्व लिख देंगे। जैसे सामाजिक क्षेत्र में इंट्रोडक्शन जैसे ही हुआ तो सामाजिक क्षेत्र पॉइंट बनाइए और 3 लाइनों को यूज कीजिए। जैसे कि सामाजिक क्षेत्र में सबसे बड़ा रिफॉर्म क्या हुआ, तो आप क्या कह सकते हो, शिक्षा का अधिकार। ठीक है, ब्रैकेट में लिख दो 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002। कोई भी दिक्कत नहीं है, 5 मार्कर में शब्द ही नहीं है, हमारी जगह ही नहीं है कि हम लिख दें संविधान संशोधन। इतना इंग्लिश कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। शिक्षा के अधिकार ने कितना चेंजेस ला दिया। आज लिटरेसी रेट हमारी 80% के पास आ गई है अखिल भारतीय, उसमें बड़ा रोल है। सामाजिक क्षेत्र में परिवर्तन हो गया, है ना। दूसरा आप क्या बोल सकते हो, दूसरा आप बोल सकते हो जो SC ST कमीशन है, मतलब आप पूरा लिखिएगा, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोगों का पृथक्करण। कौन सा अमेंडमेंट, 89। अनुसूचित जाति जनजाति भारत की आबादी का लगभग 1/4 हिस्सा है और बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारा पिछड़ापन, बहुत सारे शोषण जैसे मामले उन वर्ग के लिए हैं, इसलिए जरूरी है उनको मुख्य धारा में लाया जाए। तो उनके लिए जो आयोग बनाए गए उनको सेपरेट कर दिया हमने, क्या, SC ST आयोग। ये हो गया सामाजिक क्षेत्र में, है ना। एक बता दीजिए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। सब पढ़ चुके हैं आपने, सब प्री में पढ़ा हुआ है, तो आपको पता ही है कौन सा अमेंडमेंट, 102वें नंबर का। और जरूरी नहीं है यही लिखो, ये आपकी समझ वाली बात है कि आपको एट अ टाइम क्या याद आता है। आपने पूरे अमेंडमेंट पढ़े हैं, हमने 3 की बात कर ली, इससे ज्यादा लिख नहीं सकते, ना स्पेस है हमारे पास। इसी प्रकार अगर हम आर्थिक क्षेत्र की बात करें, बिना लाइन छोड़े सीधे हेडिंग क्या बनेगी, आर्थिक क्षेत्र। तो आर्थिक क्षेत्र में आप जानते हो, एक है प्रीवी पर्स, प्रीवी पर्स समाप्त हुए, जमींदारी उन्मूलन हुआ, ये 26 अमेंडमेंट से हुआ। जमींदारी उन्मूलन पहले संशोधन द्वारा हुआ, GST लाया गया, ये 101वें संविधान संशोधन से हुआ। तो प्रीवी पर्स वाला भी सब पढ़ के गए होगे प्री में। पहला वाला जिसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई वो भी पढ़ के गए होगे। संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों से हटा दिया गया, वो भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर आपने अपनी समझ से 3 बिंदु बता दिए, मतलब 5 नंबर के क्वेश्चन में आपने 6 अमेंडमेंट बता दिए। एक लास्ट लाइन बची आपके पास में, क्या बता दोगे निष्कर्ष में। निष्कर्ष में नॉर्मली एक लाइन में क्या लिख दोगे, निष्कर्ष जैसा पॉइंट बनाकर, अतः संविधान संशोधनों ने भारत के समाज और अर्थव्यवस्था को परिवर्तित करने में
और मुख्य धारा में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस प्रकार से एक निष्कर्ष लिख सकते हो, या व्यापक परिवर्तन किए हैं या व्यापक सुधार किए हैं, एक लाइन में निष्कर्ष। तो एक लाइन में शुरुआत हुई, एक लाइन में निष्कर्ष हुआ, और 6 लाइनों में हमने 6 अमेंडमेंट लिख दिए। 5 नंबर में से आपको लगभग 4 साढ़े 4 नंबर तक मिलेंगे अगर वो देते होंगे तो। अब जैसे उन्होंने माइंडसेट ही बना लिया है कि हमको 3.5 ही मैक्सिमम दे रहे हैं, तो 3.5 भी आपके लिए 5 में से 5 हो गए, क्योंकि बाकी को तो 3.5 भी नहीं मिल रहे हैं, है ना। तो जितने वो दे सकते हैं अगर वो पूरे मिल रहे हैं तो आपका आंसर परफेक्ट था, बेस्ट था, है ना। ये आपका एक हो गया। अगला क्वेश्चन है कि राज्य स्वायत्ता को परिभाषित कीजिए और भारत में राज्य स्वायत्ता की मांग के उदय के कारण, है ना। अब इसको हम फॉर्मेट टाइप में समझते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों की बात हो सके। अब देखिए, अगर हम 5 मार्कर में से लिख रहे हैं, सबसे पहली बात तो बता दो कि ये क्या है, और याद रखिएगा ऐसा पॉइंट नहीं बनाना है, सीधे जहां से पेन रखोगे उत्तर के बाद से वहीं लिखिए राज्य स्वायत्ता से आशय ये है ना, कि राज्य स्वायत्ता से आशय राज्यों द्वारा संविधान के दायरे में रहकर पूर्ण स्वतंत्रता और योजनाओं के क्रियान्वयन की शक्ति प्राप्त करना, राज्य स्वायत्ता है। तो 2 लाइनों में आपकी परिभाषा हो गई। क्या है? 2 लाइनों में हो गई, 1 लाइन और 2 लाइन, ठीक है। क्या है नहीं लिखना है, सीधे परिभाषा लिखनी है, वो समझ जाएगा। फिर दूसरा बिंदु बता दो कि मांग कौन करता है। तो मांग कौन करेगा? भारत के विभिन्न राजनीतिक दल, विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी। 3 लाइन हो गई, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा ही अधिकतर ऐसी मांग उठती है, चाहे नॉर्थ ईस्ट में हो, चाहे जम्मू कश्मीर में हो, या चाहे पंजाब में हो। जहां जहां पर राज्य स्वायत्ता की मांग उठी है वहां पॉलिटिकल पार्टी ने, तो किसके द्वारा मांग? राजनीतिक, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा। और फिर तीसरा क्या है, जैसे बता दो एक पॉइंट में, किन क्षेत्रों में? तो पूर्वोत्तर प्लस जम्मू कश्मीर, बस 4 लाइन हो गई। अब क्या पूछा है? उदय के कारण। तो उदय के जो कारण पूछे हैं इसमें आप कम से कम 4 कारण बता दीजिए, और आखिरी में 1 लाइन में निष्कर्ष दे देंगे, आंसर हो जाएगा। जैसे कारण में क्या हो सकता है? राज्यों का पिछड़ापन, केंद्र द्वारा अनुदान देने में भेदभाव, ठीक है, निर्जातीय समूह और पृथक जनजातीय संस्कृति। ये सब वो कारण है जिनके चलते अलग राज्य के भौगोलिक कारण हो सकते हैं। तो जैसे ही आपने कारण लिखे निष्कर्ष में लिखोगे, निष्कर्ष में आपके बता दोगे यद्यपि यह संघवाद के विरुद्ध है, संवैधानिक ढांचे के विरुद्ध है, अतः वही मांग मानी जाती हैं जो संविधान के दायरे में हो। बहुत शॉर्ट में लिख सकते हो कि संघवाद को बनाए रखने के लिए इन मांगों के स्थान पर समस्या के निराकरण पर बल दिया जाता है। हो गया निष्कर्ष। संघवाद को बनाए रखने के लिए इन मांगों के स्थान पर समस्या के निराकरण पर बल दिया जाता है। ये आपका बेटर आंसर हो जाएगा। सबकी मांग मान लेंगे तो भारत टूट ही जाएगा। इसलिए एक समस्या क्या है, उसके निराकरण पे। जैसे 8वीं अनुसूची में हमने कई सारी लैंग्वेज जोड़ दी। अगर आपको भाषा वाला इशू है तो आपकी लैंग्वेज को हम 8 में डाल रहे हैं। अनुसूचित जनजातियों के अलगाव के मामले थे, जैसे नॉर्थ ईस्ट में जो राज्य स्वायत्ता है वो जनजातियों के द्वारा है, तो हमने 5वीं और 6वीं शेड्यूल बना दी, है ना। संविधान में आर्टिकल 16 3 जोड़ दिया, जो संसद को अधिकार देता है कि कुछ क्षेत्रों में सरकारी नौकरियों में स्थानीय निवास की मांग जोड़ दो ताकि वहीं के लोगों को रोजगार मिले। तो समस्या का समाधान हो सकता है, लेकिन हर किसी मांग को मानना जरूरी नहीं है। देश की एकता और अखंडता को तो भी बनाए रखना है। तो इस फॉर्मेट में आप लिखोगे, आपका आंसर हो जाएगा। फिर अगला लिखा है नीति आयोग के मार्गदर्शन सिद्धांतों पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, है ना। तो देखिए इसमें आप यूज कर सकते हो किसका, थोड़ा सा आप यूज कर सकते हो इसमें प्रेजेंटेशन का। 2 बातें हैं, 1 लाइन में संक्षेप में बता दो कि नीति आयोग क्या है ना। 1 या 1.5 लाइन में जैसे आप बता दोगे, राष्ट्रीय नव प्रवर्तन संस्थान अर्थात नीति आयोग देश की एक प्रमुख संविधानेतर एवं कार्यकारी संस्था है। अगर आप 1.5 लाइन में भी लिखते हो तो आपने नीति आयोग के बारे में बता दिया। बिल्कुल बिना टाइम वेस्ट किए इस प्रकार का डायग्राम बनाइए, यहां लिखिए मार्गदर्शन सिद्धांत 1 2 3 4 5 6, 4 लाइनों में 6 बना दीजिए। छोटे छोटे पॉइंट ले लीजिए, जैसे ग्रामीण विकास, समावेशी विकास, ठीक है, अंत्योदय,
जनसांख्यिकी लाभांश। इस प्रकार से जो 6 के 6 पॉइंट हैं, है ना, इन 6 पॉइंटों को लिख दोगे और फिर बता दोगे महत्व। महत्व में क्या लिख दोगे? उपरोक्त सिद्धांतों के अनुसार नीति आयोग बॉटम टू टॉप यानी निचले ग्रामीण स्तर से केंद्र स्तर तक नीतियां बनाता है, जिसका प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था, आधारभूत ढांचे और जीवन स्तर पर परिलक्षित होता है। आंसर हो गया, टिप्पणी कर दिया आपने। यानी 4-5 बिंदु से आप बढ़िया उत्तर बना सकते हो, है ना। तो ये हो गया नीति आयोग के मार्गदर्शक सिद्धांत। फिर हम बात करें भारतीय चुनाव आयोग के कर्तव्य एवं कार्यों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। फंक्शन, ड्यूटीज एंड फंक्शन, यानी कि एक ही बिंदु में बना के लिखेंगे, अलग अलग तोड़ के नहीं लिखेंगे हम। सबसे पहला इंट्रोडक्शन में हम क्या बताएंगे एक लाइन में? भारत की प्रमुख संवैधानिक संस्था, ब्रैकेट में क्या बता दोगे? 25 जनवरी 1950। क्या बता दोगे? कब स्थापित हुई थी? मैंने कल भी बताया था आपको, एक लाइन में ब्रैकेट में जो कुछ लिख रहे हो उसके लिए अलग पॉइंट लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। भारतीय चुनाव आयोग के कर्तव्य संक्षिप्त विवरण करना है, तो भारत की प्रमुख संवैधानिक संस्था हो गई। इसका एक लाइन में उद्देश्य बता दीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट, स्वतंत्र, निष्पक्ष, या ऐसा कर सकते हैं हम इसे, तो आप चीजों को और ठीक तरीके से समझ पाओगे। उद्देश्य में लिख दो, भारतीय लोकतंत्र को गतिशीलता प्रदान करना। भारतीय लोकतंत्र को गतिशीलता, क्योंकि चुनाव आयोग चुनाव कराएगा, लोकतंत्र की बुनियादी चुनाव है, तो ये उसका मूल उद्देश्य होगा भारतीय लोकतंत्र की गतिशीलता को बनाए रखना। अब बता दो कर्तव्य। कर्तव्य में 2 पॉइंट ले लो और कार्यों में 3 पॉइंट ले लो। 4 लाइन हो गई, 1 2 3 इसमें बता दो, 4 बता दो, और एक लाइन में महत्व बता देंगे। जैसे कर्तव्य क्या है? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों का संचालन। स्वतंत्र प्लस निष्पक्ष चुनावों का संचालन, ये पहला कर्तव्य हो गया चुनाव आयोग का, ठीक है। और दूसरा आप क्या हो जाएगा कर्तव्य में? आचार संहिताओं का क्रियान्वयन। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कब होंगे? जब आचार संहिताओं का ठीक से क्रियान्वयन होगा। कार्य क्या होगा? चुनाव कराना। किसके? बता दो, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है। अगर 2 लाइन में आते हो तो कार्य 3 कर देना। पॉलिटिकल पार्टीज को मान्यता देना, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज को मान्यता, चुनाव कराना, चुनाव सुधार करना, चुनाव क्षेत्र में अनुसंधान करना, या सांसद और विधायकों की अयोग्यता निर्धारित करना। जो भी आपको जितने भी कार्य आप पढ़ के गए हो उनमें से 2-3 कार्य लिख दो, और आखिरी में बता दो महत्व। महत्व में आप क्या बता दोगे कि आज़ादी के 75 वर्षों बाद भी भारतीय लोकतंत्र जीवंत स्वरूप में है या गतिशील है। इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये हो गए हमारे क्या संक्षिप्त विवरण हो गया। अब पूछा क्या है? राष्ट्रीय जनजाति आयोग की संरचना बतानी है एक तो, और शक्तियों को स्पष्ट करना है। यानी 5 मार्कर में बहुत सारी चीजें पूछ ली हैं आपसे। राष्ट्रीय जनजाति आयोग की संरचना एवं कार्य, तो सब इंट्रोडक्शन में क्या लिख देंगे हम? इसमें क्या लिख देंगे? 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 द्वारा जनजाति कल्याण हेतु गठित। अब इंट्रोडक्शन में क्या है, हम पूरी कहानी नहीं लिख सकते। इंट्रोडक्शन में हम इतना ही लिख सकते हैं, क्योंकि एक लाइन में आना चाहिए। आपने अमेंडमेंट नंबर बता दिया और जनजाति कल्याण यानी उद्देश्य बता दिया, ठीक है। इसके अलावा आप जब इतना बता दोगे तो इसकी प्रकृति बता दो। इसकी प्रकृति होती है संवैधानिक। अभी भी हमारे पास 7 लाइन बची हुई है। सीधे आइए संरचना पर। बताइए बहुसदस्यीय,
एक अध्यक्ष प्लस एक उपाध्यक्ष प्लस 3 सदस्य, संरचना में एक बिंदु हो गया। संरचना वाले बिंदु को ही तोड़ना है तो बहुसदस्यीय, एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य। नियुक्ति किसके द्वारा? राष्ट्रपति महोदय द्वारा। और कार्यकाल कितना? तो कार्यकाल 3 ये बिंदु बताने हैं। हम 11 मार्कर में लिख रहे होते तो हटाया कैसे जाता है, शपथ वगैरह सब बताते। 3 बिंदु हो गए, 5 लाइन हो गई हमारी। अब बता दो शक्तियां। शक्तियां बता दो, सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त। हिंदी में लिखिएगा, सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त। इसमें 2 बिंदु बता दो, जैसे समन जारी करना, गवाहों को बुलाना, किसी भी न्यायालय से किसी भी सरकारी विभाग से दस्तावेज बुला लेना। 2 सिविल कोर्ट की शक्तियां बता दो और इसका भी महत्व बता दो। एक लाइन आखिरी वाला महत्व में क्या लिख दोगे? जनजाति वर्ग मुख्य धारा में आया एवं शोषण में कमी आई। चूंकि लिखने बहुत कुछ है, बताने बहुत कुछ है, लेकिन समस्या यही है कि हमारे पास जगह कम है, हमें निचोड़ लिखना है। इतनी बातें जब आप बता पाओगे, महत्व में अच्छे बिंदु ला पाओगे, इंट्रोडक्शन में आप 4-5 शब्दों में पूरा बता पा रहे हो जो 3-4 लाइनों का है, तो फिर आपकी समझ बेहतर दिखाई देगी। आपको उत्तर में नंबर अच्छे मिलेंगे। चेक करने वाले को नंबर काटने में दिक्कत होगी, नंबर देने में आसानी होगी। तो ये हमारे जो थे 5 हमने देख लिए। क्या 5 मार्कर, इसके पहले हमने कुछ 3 मार्कर देख लिए। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी मुद्दे की। सबसे पहली बात तो ये कि इसके आगे की जो क्वेश्चन है, यानी 5 मार्कर जो हैं वो कल वाली क्लास, अगली क्लास में करेंगे। उसके बाद में हम उसमें एक 11 मार्कर भी ले लेंगे और एक सेपरेट वीडियो में फिर हम बाकी 11 मार्कर ले लेंगे, है ना। तो इस प्रकार से हमने कल के 3 मार्कर और 5 मार्कर की बात की। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये तो सिर्फ एक पेपर सॉल्व किया है हमने। मेंस 2021 जो जुलाई में है और मेंस 2022 जो अक्टूबर में है, शेड्यूल है, उनके लिए पूरा आंसर राइटिंग प्रोग्राम बनाया है, जो ऑनलाइन मोड में भी है और ऑफलाइन मोड में भी है। जो आप कंफर्टेबल हो आप ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए कुछ आपको डेमोस भी दिए जाएंगे। तो उस पूरे के पूरे जो हमने वो मॉडल तैयार किया है ऑनलाइन ऑफलाइन आंसर राइटिंग का, उसमें आपका पूरा सिलेबस कवर होगा। इस हिसाब से आपका रिवीजन भी हो जाएगा और जितने संभावित क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी उसमें होंगे और उनकी बेहतर फ्रेमिंग और बेहतर उनके उत्तर आपको बताए जाएंगे, ताकि आप उससे नया भी कुछ सीख सको और उनमें से भी कुछ क्वेश्चन पेपर में आते हो तो आप बेहतर तरीके से उनको लिख सको, है ना। अगर हम थोड़े से आगे बढ़ें तो ध्यान दीजिएगा। देखिए, ये हमारा आंसर राइटिंग क्लासेस का बैच है जो 5 जून से शुरू होने वाला है। इसके अलावा इंस्टीट्यूट ने अपनी टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दी है। 1 मई और 4 मई से अलग अलग 21 और 22 की टेस्ट सीरीज शुरू होगी। आप उसे ज्वाइन कर सकते हो और जो भी आपको जानकारी या क्वेरीज है आप संस्था के जो नंबर है उन पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज के जो क्वेश्चंस 5 मार्कर के थे और 3 मार्कर थे आपको समझ में आए होंगे। अगर इसके पहले वाली क्लास आपने ना देखी हो जिसमें 3 मार्कर कैसे लिखना है और 10 3 मार्कर हमने सॉल्व कराए थे, तो आप पुरानी वाली वीडियो देख सकते हो। आगे के क्वेश्चंस और वीडियो हम लेकर जल्दी आपके पास हाजिर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।